This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यूनिट नंबर 13 व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग क्लास 5 इस लेसन की हम एक्सरसाइज पे बात करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 13 पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट वाज रॉन्ग विद द पार्सल। तो पार्सल में क्या मसला आया था। तो जब आप लेसन पढ़ेंगे तो लेसन के अंदर बताया गया है कि हफ्सा की मदर ने कुछ स्टोरी बुक्स जो थी वो मंगवाई थी। तो जब वो पार्सल उनके घर में आया तो वो हफ्सा देख के हैरान रह गई कि ये तो वो कहानियाँ की बुक्स नहीं थी जो उन्होंने ऑर्डर की थी। तो हम इसका जवाब जो है वो टेक्स्ट बुक से ही ढूंढ के दे सकते हैं। तो द पार्सल हैड द रॉन्ग बुक्स। इट डिड नॉट कंटेन द स्टोरी बुक। It did not contain the story books that Hafsa's mother had ordered. तो इस पार्सल में ये इशू था कि इसके अंदर किताबें ही गलत आई थीं और इसमें वो किताबें ही नहीं थीं जो हफ्सा की मदर ने ऑर्डर दी थी या ऑर्डर किया था। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक सेंटेंस है तो अगर उसके दो पोर्शन हैं, दो पार्ट्स हैं, अगर पहले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो फिर दूसरे पार्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट आता है। इसी वजह से इस फ़िक्रे का जो अगर आप फॉर्मेट देखें कि इट डिड नॉट कंटेन द स्टोरी बुक्स दैट हफ्सास मदर हैड ऑर्डर्ड। तो ये आपने याद रखना है कि ये ग्रामेटिकल होता है कि अगर एक सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट हो, ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट हिस्सा होता है उसके अंदर जब वर्ब आता है तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक फ़िक्रा है, शी सेड इन्वर्टेड कामास आई डिड नॉट गो। अच्छा, इस फ़िक्रे में देखें दोनों पार्ट जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं, लेकिन जब आप इसे इनडायरेक्ट कर लेते हैं करेंगे तो क्या बनेगा। शी सेड दैट शी हैड नॉट गॉन। शी सेड आई डिड नॉट गो है ना, तो इसका जो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो ये आएगा शी सेड दैट शी हैड नॉट गॉन। तो इस वजह से इट डिड नॉट कंटेन द स्टोरी बुक्स दैट हफ्सास मदर हैड ऑर्डर्ड। अगला जी, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डज हफ्सा लाइक टू रीड। तो हफ्सा को किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद हैं। तो आपने बच्चों को कहना है कि वो ये लेसन जब खोलेंगे उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि हफ्सा लाइक्स टू रीड एडवेंचर स्टोरीज़। तो हफ्सा को जो हिम्मती कहानियाँ हैं वो पसंद हैं। Which story books do you like? Why? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, देखिए जो पहले दोनों क्वेश्चन थे वो तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको पता है कि आप वही जवाब देंगे जो जवाब जो है वो उसमें लिखा होता है। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है ये दर हकीकत फ़िक्स आंसर नहीं होता और इसका जवाब जो है वो बच्चा अपनी समझ बूझ के मुताबिक अपनी जो उसकी एक्सपीरियंस होता है वो उसके मुताबिक दे सकता है।
तो ये जो विच स्टोरी बुक्स डू यू लाइक एंड वाई, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यकीनन इसमें हर बच्चे का जो जवाब होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसके अंदर जैसे जवाब लिखा है आई लाइक एडवेंचर स्टोरी बुक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं आई लाइक साइंस फिक्शन, ठीक है। तो इसमें हर बच्चा जो है वो अपने वाई, जैसे अगर एक बच्चा लिखता है कि आई लाइक साइंस फिक्शन स्टोरीज, तो उसमें क्यों, बिकॉज दे गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो अपने इल्म के मुताबिक जवाब दे सकता है। और अगर ये इसी तरह का जवाब देना चाहिए तो आई लाइक एडवेंचर स्टोरी बुक्स बिकॉज दे आर इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ फन। तो इस तरह से ये जवाब हर बच्चे का डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। आपने लेसन को गौर से पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने ये जो MCQs हैं इनके आंसर देने हैं। पहला है हफ्सा वाज एंक्शसली वेटिंग फॉर हर डैश। तो हफ्सा बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी किस चीज़ का। पहली ऑप्शन दी गई है फूड, दूसरी है स्टोरी बुक्स, तीसरा है ड्रेस और चौथा है मोबाइल। तो यकीनन जब आप बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो इसमें बताया गया है कि हफ्सा वाज एंक्शसली वेटिंग फॉर हर स्टोरी बुक्स। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला, डोरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ एन डैश नाउन। तो डोरबेल जो है ये कौन सा नाउन, किस नाउन की मिसाल है? क्या ये डोरबेल कंपाउंड नाउन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी ऊपर ए भी नहीं लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है। तो पहली ऑप्शन है कंपाउंड, दूसरी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, तीसरी ऑप्शन है प्रॉपर और चौथी ऑप्शन है कलेक्टिव। तो डोरबेल क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्या ये प्रॉपर नाउन है? जी प्रॉपर नाउन भी नहीं है। क्या ये कलेक्टिव नाउन है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन आपको पता है, जैसे ये आर्मी है, ठीक है, जो किसी ग्रुप का या किसी मजमूए का, या स्टाफ है, ठीक है, या क्रू है, तो ये किसी मजमूए का नाम होता है। प्रॉपर तो आपको पता है कि किसी ख़ास चीज़ का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल है ना, तो गर्ल कॉमन नाउन है, और अगर हम उसका नाम ले लेते हैं ज़ैनब, तो ज़ैनब क्या है? प्रॉपर नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको पता है कि ये नाम होता है फीलिंग्स का, इमोशंस का, क्वालिटी का, ठीक है, या सिचुएशन का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डोरबेल तो एक फ़िज़िकल चीज़ है, ये नज़र भी आती है। और तो फिर ये क्या है? ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन आप जानते हैं कि जब दो वर्ड मिलकर, ठीक है, एक चीज़ की तर्जमानी करें, एक चीज़ को पेश करें, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे लेडी, डॉक्टर, तो ये भी डोर बेल। तो डोर बेल जो है ये क्या है? ये कंपाउंड नाउन है। करेक्ट ऑप्शन है डोर बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन नाउन। तो हम कहेंगे कि डोर बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड नाउन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे है जी, हफ्साज मदर रोट एन डैश लेटर टू कंपनी। तो हफ्सा की वालदा ने ख़त लिखा था कंपनी को। कौन सी? आगे लिखा है, ऑप्शन ए है इनविटेशन, ऑप्शन 2 है कंप्लेंट, ऑप्शन 3 है ग्रीटिंग्स और ऑप्शन 4 है थैंक यू। तो हफ्सा की माँ ने कौन सा ख़त लिखा था कंपनी को? क्या उन्होंने इनविटेशन लिखी थी, क्या उन्होंने ग्रीटिंग्स लिखी थी, या उन्होंने थैंक यू लिखा था? नहीं, तो हफ्सा की वालदा ने क्या किया था? अ कंप्लेंट लेटर। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला है जी, हर डैश
ऑर्डर्ड स्टोरी बुक्स फॉर हफ्सा। तो ऑप्शन 1 है फादर, ठीक है, ऑप्शन 2 है मदर, ऑप्शन 3 है फ्रेंड और ऑप्शन 4 है कज़न। तो किन्होंने स्टोरी बुक्स का ऑर्डर दिया था? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, हर मदर ऑर्डर्ड स्टोरी बुक्स फॉर हफ्सा। तो उनकी वालदा ने इसके लिए ऑर्डर दिया था स्टोरी बुक्स का। ओके जी, आगे है हमारा एनालिटिकल रीडिंग। इसके अंदर कहा गया है कि रीड अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर फ्रॉम द इंटरनेट और अ चिल्ड्रंस मैगजीन्स, नोट इट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड डिफरेंसेस इन योर नोटबुक। तो आपने बच्चों को कहना है कि वो जाके नेट पे थोड़ा सर्च आउट करें कि फॉर्मल लेटर की क्या फ़ीचर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर के क्या क्या फ़ीचर होते हैं। तो आइए हम दोनों के बात कर लेते हैं और बैक वक़्त दोनों की बात करेंगे ताकि दोनों का डिफरेंस भी हमें पता चल सके। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ़ीचर्स के ऊपर। तो फॉर्मल लेटर का पर्पस क्या होता है? फॉर्मल लेटर किस लिए लिखे जाते हैं? तो फॉर्मल लेटर के लिखने का पर्पस होता है, ये लेटर लिखे जाते हैं फॉर ऑफिशियल रीज़न, यानी ये कंप्लेंट के लिए लिखे जाते हैं। कोई आपने कंप्लेन करनी हो, ठीक है, या कोई आपने एप्लीकेशन देनी होती है या कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो फॉर्मल लेटर इसलिए लिखे जाते हैं। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, आप एप्लीकेशन लिखते हैं या एप्लीकेशन फॉर जॉब है, ठीक है, तो ये सारे फॉर्मल लेटर कंसिडर होंगे। इनफॉर्मल लेटर लिखने का पर्पस क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर लिखने का पर्पस फॉर पर्सनल रीज़न है। आप किसी अपने फ्रेंड को, फैमिली को, ठीक है, कोई भी अपने ख़ानदान के बारे में खुशी गमी या जो भी है उस मकसद के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं टोन की, यानी लैंग्वेज की। तो फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज होती है ये पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और सीरियस लैंग्वेज होगी। टोन जो है वो सीरियस होगी। और इनफॉर्मल लेटर की जो टोन होती है वो फ्रेंडली हो सकती है, कैजुअल हो सकती है और वार्म होगी, ठीक है, यानी जोशो खरोश उसके अंदर हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं। और जो फॉर्मल लेटर है इसमें जो ग्रीटिंग या जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, ये कैसे शुरू करनी होती है? तो फॉर्मल लेटर के जब आपने आगाज़ करना है तो इसमें जो ग्रीटिंग है या सैल्यूटेशन है वो आपने रिस्पेक्टेड सर या आपने रिस्पेक्टेड मैडम लिखना है अगर किसी खातून को मुखातब कर रही हैं। तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा ही डियर अली या डियर सन या डियर डॉटर ऐसे करके मुखातब कर सकते हैं, डियर ब्रदर, डियर फादर, आप ऐसे मुखातब हो सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर में जो सेंडर्स एड्रेस है, यानी जो ख़त लिखने वाला है उसका जो एड्रेस है ऑलवेज़ रिटन एट द टॉप, ये शुरू में लिखा जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर के अंदर जो ख़त लिखने वाला है या जो कंप्लेन करने वाला है या जो एप्लीकेशन, तो इसके अंदर जो लिखने वाले का एड्रेस बिल्कुल टॉप के ऊपर लिखना होता है, ज़रूरी है बल्कि। और इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिख भी सकता है और क्या कर सकता है, स्किप भी कर सकता है, ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर का जो सब्जेक्ट लाइन होती है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो ज़रूर लिखना होता है। आपने बताना होता है कि भाई ये जो लेटर है ये किस मकसद के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव है या एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट लीव है या आप एप्लीकेशन किसी डिपार्टमेंट को लिख रही हैं, तो आप वहाँ पे अपना सब्जेक्ट
ज़रूर मेंशन करते हैं, ठीक है। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसके अंदर सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो फॉर्मल लेटर है इसके अंदर आप पहले में आप शुरू में इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप उसमें डिटेल बयान कर देते हैं और आखिर में आप कंक्लूजन। जैसे अभी आपने इस लेसन के अंदर जो देखें, शुरू में उन्होंने वो एक बताया कि जी आपने जो पार्सल भेजा है वो गलत भेजा है, फिर आगे डिटेल दी दी है कि हमने ये स्टोरी बुक्स मंगवाई थी, आपने ये भेजी हैं, और आखिर में कंक्लूजन क्या है कि जनाब आप अपना पार्सल जो है वो ये मैं वापस कर रही हूँ, हमारी जो असल बुक्स हैं, जो हमारा पार्सल है वो हमें भेजें। तो आखिर में कंक्लूजन। अच्छा, जो इनफॉर्मल लेटर होता है इट इज़ जस्ट लाइक ए टॉकिंग अबाउट, जैसे टॉकिंग विद ए फ्रेंड। तो ये इसका कोई ख़ास फॉर्मेट या ख़ास जो है वो आप जैसे बिगिनिंग, मिडल, एंड, कंक्लूजन वगैरह इसका इतना करना ज़रूरी नहीं होता। अब आ जाता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर जो फॉर्मल लेटर है उसके अंदर आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप लिखते हैं योर्स लविंगली या योर फ्रेंड, ठीक है, या आप लिख सकते हैं योर ओबीडियंट डॉटर, ठीक है। एक बात याद रखें, इसमें एक कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि क्या ये जो योर लविंग सन या योर लविंग, अच्छा इसके अंदर एस जो है वो कहाँ लगना है, ये डियर टीचर ज़रा गौर कर लीजिएगा। अगर तो आप लिखते हैं ना योर लविंग सन तो फिर एस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सन नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं योर्स लविंगली, अगर आप लविंगली लिख लेंगे फिर आप एस लगाएंगे। और याद रखना है कि एस और आर के बीच में अपास्ट्रफी नहीं आएगी, योर्स सीधा ही एस लगेगा आर के साथ और ऊपर अपास्ट्रफी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जैसे मैं ये कहता हूँ योर्स ओबीडियंटली तो फिर तो एस लगेगा योर के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे लिख लेते हैं आपका फर्मा बरदार बेटा, तो फिर आप कहेंगे योर ओबीडियंट सन, फिर एस की लगने की ज़रूरत नहीं है। यानी या तो योर्स ओबीडियंटली होगा, ठीक है, या आप लिखेंगे योर ओबीडियंट सन। ओके जी। आगे आ जाता है जी फॉर्मल लेटर के एंड के ऊपर आप सिग्नेचर और फिर आप अपना फुल नेम ज़रूर लिखेंगे। लेकिन इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको अपनी सिग्नेचर डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट आप अपना फ़र्स्ट नेम ही लिख देते हैं या आप अपना निक नेम भी लिख देंगे तो भी ओके होगा, और बिल्कुल भी आपको अपने सिग्नेचर या आपको पूरा नाम लिखने की इनफॉर्मल लेटर के अंदर ज़रूरत नहीं होती। चलें, ये तो एक एनालिटिकल रीडिंग होगी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की, चूँकि यही क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि आपने फ़ीचर बताने हैं फॉर्मल लेटर के और इनफॉर्मल लेटर के। तो हमने बताया है कि फॉर्मल लेटर का पर्पस जो है वो एक एग्जांपल जैसे इस लेसन में दी गई थी कि एक कंप्लेन के था, ग्रीटिंग रिस्पेक्टेड सर कहा या रिस्पेक्टेड मैडम कह सकते हैं, और जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज है उसके अंदर आपने क्या कहना है, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली। और इनफॉर्मल के अंदर हमने कहा था कि ये आप किसी भी दोस्त को लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, और ग्रीटिंग जो है वो कोई सारी या मैडम नहीं कहते हैं, हम डायरेक्ट डियर और आगे नाम लिख सकते हैं, या अगर बड़ों को लिखा गया तो डियर फादर, डियर मदर लिखा जा सकता है। और एंडिंग आप योर फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि योर्स ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट सन वगैरह लिखा जा सकता है। तो ये एक
हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फीचर्स हो गए। अच्छा जी, आगे जो है यहाँ पे वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है कंसोल। तो कंसोल का मतलब लिखा हुआ है टू कंफर्ट समवन, यानी किसी को तसल्ली देना, किसी की तस्कीन करना। एडवेंचरस, एडवेंचरस होता है विलिंग टू ट्राई समथिंग डेयरिंग, यानी कुछ कोई मुहिम्माती काम करना। पार्सल का मतलब समथिंग दैट कैन बी सेंट बाय पोस्ट। तो पार्सल से मुराद एक पैकेट, ठीक है, जो पोस्ट के ज़रिए से भेजा जा सकता है। एंक्शसली, इन ए वरीड और नर्वस वे, यानी एंक्शसली का मतलब होता है बेचैनी या बेताबी। और डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब टू मेक समबडी फील सैड, यानी मायूस होना। और एक्सपेक्ट, टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन। एक्सपेक्ट का मतलब तवक्को करना कि कुछ होगा, तो एक्सपेक्ट में ना तवक्को करना। अगला हमारा है जी रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। तो इसमें कहा गया रीड द गिवन रूल्स फॉर रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। वैसे तो ये ऊपर दिए गए हैं कि रेगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी हम जमा बना सकते हैं एस या ई एस के अजाफे से। जैसे बुक है तो बुक की जमा हम एस लगा के बना सकते हैं तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। पार्सल की जमा पार्सल्स है। और ई एस ज़्यादातर उन अल्फाज के आखिर में लगता है जिनके आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आए। जैसे एक्स की बात करते हैं तो बॉक्स के आखिर में एक्स आया है तो इसकी जमा बॉक्सेस, ई एस का इजाफा होगा। इसी तरह बेंच, बेंच के आखिर में सी एच आया है तो इसकी जमा क्या बनेगी, बेंचेस, ई एस लगेगा। अच्छा, और जिन नाउन के आखिर में ओ आता है वहाँ पे ज़्यादातर तो हम अगर आखिर में ओ आए तो हम एस ही लगा लेते हैं। जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटोज़, वीडियो है तो वीडियोज़, सिर्फ एस लगता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम नाउन के आखिर में ओ आता है लेकिन हम वहाँ पे ई एस लगा लेते हैं। जैसे टोमेटो तो टोमेटोज़, हीरो हीरोज़, तो ई एस का इजाफा हुआ है। अच्छा, वो नाउन जिनके आखिर में वाई आए और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर हम वाई को हटा लेंगे, आई ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे बेबी है ना, बी ए बी वाई, आखिर में वाई आया और वाई से पहले क्या आ गया, बी। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा लेंगे, आई एस लगेंगे। बी ए बी वाई, बेबी होते हैं ना, जब प्लूरल बनाएंगे तो बी ए बी वाई को हटा लेंगे, आई ई एस लग जाएगा, बेबीज़। इसी तरह सिटी दिया गया बुक के ऊपर देखेंगे तो सिटी, सी आई टी वाई, आखिर में वाई आया है और वाई से पहले टी आया, टी जो कि कॉन्सोनेंट है। तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर वाई को हटा लेंगे, आई ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे सिटीज़, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाया, आई ई एस, सी आई टी आई ई एस, तो वाई को हटा के आई ई एस का इजाफा किया है, ठीक है। अगर किसी नाउन के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई वाउल आ जाए, ठीक है, आप इसको वावल भी बोल सकते हैं और वाउल भी कह सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन आप मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप जैसे डी ए वाई, डे, अगर देखें आखिर में वाई आया, वाई से पहले एक वावल आ गया है तो फिर हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, डेज। इस तरह की है, के ई वाई, की, तो क्या होगा, कीज़, सिर्फ एस का इजाफा होगा। आगे, अगर नाउन के आखिर में एफ़ या एफ़ ई आए तो कभी तो हम सिर्फ एस का इजाफा कर लेते हैं, ठीक है, और कभी हम क्या करते हैं, एफ़ और एफ़ ई को हटा के वी ई एस लगा लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हम वी ई एस किन के आखिर में लगाते हैं। तो वो जो है ना, जैसे वुल्फ,
ठीक है। लीफ, वुल्फ, शेल्फ, लीफ वगैरह जितने भी हैं इनके आखिर में हम एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस। तो जैसे लीफ की जमा क्या होगी, लीव्स। वुल्फ की जमा क्या होगी, वुल्व्स। उसके बाद है एड एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन एफ आर एफ ई, और वो नाउन जिनके आखिर में एफ या एफ ई आता है, कभी कभार सिर्फ एस लग जाता है। जैसे रूफ की जमा रूफ्स, कफ की जमा कफ्स, सिर्फ एस का इजाफा होता है, तो दोनों तरह से जमा बन जाती है। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक नाउन है, तो जहाँ पे वी ई एस लगता है वहाँ एस नहीं लगा सकते, और जहाँ एस लगता है वहाँ पे वी ई एस नहीं लगाना। प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स आर इर्रेगुलर, तो बाज़ कुछ नाउन ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई तरीक़ाकार नहीं है, तो वहाँ पे हम ना एस ना ई एस लगा सकते हैं। जैसे चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन है, तो ऐसे नाउन को हम इर्रेगुलर कहते हैं। जैसे टूथ की जमा टीथ, तो ये भी इर्रेगुलर नाउन हैं। तो रेगुलर नाउन फिर क्या हुए, रेगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी जमा हम एस या ई एस या वाई को हटा के आई ई एस या एफ़ को हटा के वी ई एस लगाएं, तो वो रेगुलर नाउन हो गए। और वो नाउन जिनकी जमा बनाने के लिए ना हम एस ई एस का इजाफा कर सकें और ना आई ई एस ना वी ई एस लगा के कर सकें, तो वो नाउन जो हैं वो इर्रेगुलर नाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा मैन की जमा मैन, टूथ की जमा टीथ और चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल वैसे ही रहते हैं, उनको भी हम इर्रेगुलर नाउन कहेंगे। जैसे शीप की जमा भी शीप है, डियर की जमा भी डियर है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जैसे आखिर में ओ एन है, तो हम क्या करते हैं, ओ एन को हटाकर ए लगा लेते हैं। जैसे ये लफ्ज़ है ना फिनामिनन, तो इसकी जगह फिनामिनन के आप आखिर में ओ एन को हटा के क्या कर लेते हैं, फिनामिना। ठीक है, तो ओ एन को हटा के ए लगा लिया, तो सिंगुलर जो है वो क्या है, फिनामिनन, और जमा जो है वो है फिनामिना। PHENOMENON, तो ये फिनामिनन जो है ये क्या है, ये है सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल होगा वो फिनामिना होगा। ये इसका प्लूरल है जिसके आखिर में वो एन को हटा के ए लगा लिया है। नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन्स बिलो। तो पहला है जी HAIR, तो हेयर का आपको पता है ये सिंगुलर और प्लूरल के दोनों के लिए यूज़ होता है हेयर। उसके बाद आता है फ्लाई। ठीक है, तो इसका प्लूरल तो आपको पता है, हम आखिर में वाई आया और वाई से पहले एल जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, वाई को हटा लेंगे, IES लगाएंगे, फ्लाइज। और टूथ जो कि ये इर्रेगुलर है, तो इसकी प्लूरल होगा टीथ। और लेटर का प्लूरल क्या होगा, लेटर्स, ये रेगुलर है। आगे बेंच की जमा बेंचेस, जो कि आखिर में CH आया है, इसलिए हम सिर्फ ES का इजाफा करेंगे, ये भी रेगुलर है। और नाइफ़ आखिर में FE है, तो हम FE को हटा के VES, तो ये बनेगा नाइव्स। फिर उसके बाद बुक, बुक की जमा बुक्स, सिर्फ एस लगेगा। पोटैटो, तो इसके आखिर में ओ है, तो ES का इजाफा होगा पोटैटोज़। ये तो थे रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन। आगे बात की गई है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। हम पहले रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि दोनों मिक्स चीज़ें ना होंगे। रेगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी जमा बनाई जा सकती है एस या ES के इजाफे से। ठीक है, और कभी कभार हम जैसे आखिर में वाई आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, तो फिर वाई को हटा के IES भी लगा सकते हैं,
वो भी रेगुलर नाउन होंगे। और कभी कभार ऐसा होता है आखिर में एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस लगा लेते हैं, तो अगर वी ई एस लगे या एस लगे या आई ई एस लगे या ई एस लगे जमा बनाते हुए, तो ऐसे नाउन को हम रेगुलर नाउन कहेंगे। और इर्रेगुलर नाउन कौन से होते हैं? इर्रेगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी जमा हम इस तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं बना सकते, यानी उसकी जमा हम एस या ई एस के इजाफे से ना बना सकें, तो ऐसे नाउन को हम इर्रेगुलर नाउन कहेंगे। अभी बात करते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ये तो रेगुलर वर्ब की पहचान बहुत ईजी है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं, प्लीज़ तवज्जो से सुनिएगा, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी के इजाफे से बने, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, ठीक है, पैक, पैक्ट, पैक्ट। अच्छा याद रखिए आखिर में के है ना, के काफ की साउंड है, तो फिर आपको पता है ईडी जो है वो टी की साउंड देगा, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब आर दोज वर्ब whose past and past participle form is made by adding ed। तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी के इजाफे से बने। और अगला है जी रीड द गिवन इर्रेगुलर फॉर्म। और इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी के इजाफे से ना बने बल्कि किसी और तरीके से बने, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, कम, केम, कम, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। याद रखिए फ्लाई की सेकंड फॉर्म को फ्लू नहीं पढ़ना, ये फ्लू है, जैसे ज़ुकाम को फ्लू बोलते हैं, FLUE। तो इसको गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा या किसी स्पोकन डिक्शनरी में। तो इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी के इजाफे से ना बने बल्कि किसी और तरीके से बने। आगे लिखा हुआ है जी कि राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब इन योर नोटबुक। तो आपने रेगुलर और इर्रेगुलर एग्जांपल जो हैं वो ख़ुद लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं अभी आपको मिसालें दी हैं, जैसे प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, वांट, वांटेड, वांटेड, तो ये रेगुलर हैं, ठीक है। और इर्रेगुलर मैंने अभी जैसे बताया कि गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रन, रैन, रन, ठीक है। तो ये जो हैं ये इर्रेगुलर हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।